नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले भाग में हम लोगों ने जल संग्रहण और जल जो कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और उसे किस तरह से बचाया जाता है उसके कुछ बिंदुओं पे चर्चा की थी। आज हम लोग जल संग्रहण के कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल संग्रहण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जो स्थानीय समुदाय स्थानीय समुदाय जो जल संरक्षण के सैकड़ों तरीके विकसित किए हुए हैं। बहुत सारी जगह में स्थानीय समुदाय ने जल संग्रहण के बहुत सारे तरीके विकसित किए हैं जिनके द्वारा धरती पे पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे इन समुदायों की जगह, क्योंकि ये पिछले भाग से चला रहा है, तो जो स्थानीय समुदाय है, बहुत जगह के स्थानीय समुदाय है, उन्होंने जल संरक्षण के बहुत सारे तरीके विकसित किए गए जिससे कि जल जो धरती पे जो पड़ने वाली जो प्रत्येक बूंद है उसका संरक्षण किया जा सके। यह था जैसे कि छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर का संग्रहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना। ये सब कर करके बहुत सारा तरीका है जहाँ पे स्थानीय समुदाय है जो जल को संग्रहित कर सकता है। ठीक है, बांध के अलावा हमारे पास क्या क्या विकल्प है जल संग्रहण का। तो जो स्थानीय स्तर पे क्या क्या किया जा सकता है और ऐसा ऐसा तरीका विकसित किया गया जैसे छोटा छोटा गड्ढा खोदते हैं जिसमें बारिश का जल जमा होगा, झीलों का निर्माण हो गया, फिर जल संभर की व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं हम लोग, मिट्टी का छोटा बांध बना सकते हैं और फिर रेत तथा चूने के पत्थर का संग्रहक बनाना और जो घरों की छत पर जो बारिश की जल है उसको एकत्र करना। इससे क्या होता है, भूजल स्तर बढ़ता है और नदी भी पुनः जीवित होती है। भूजल स्तर क्या होता है, बढ़ता है। जल संग्रहण से जो अलग अलग तरीका है, इससे क्या होता है जो हमारा जो भूजल का जो स्तर है, जमीन के जल का स्तर है, वो भी बढ़ता है और जो नदी है जो नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे, वो पुनः जीवित होती है। जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जल संग्रहण का इतिहास हमारे लिए नया नहीं है। जल संग्रहण हमारे पूर्वज कई सौ वर्षों से पहले भी करते आ रहे थे और जल का प्रबंधन भी करते थे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जल संग्रहण किया जाता था और उसका अलग अलग नाम था। जैसे राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधीस, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुलह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस और केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि। यानी कि जो जल संग्रहण का इतिहास है वो अभी हम लोग जल का संग्रहण और प्रबंधन सही से नहीं कर पा रहे अंग्रेजों के जाने के बाद, लेकिन हम लोग शताब्दियों से, कई सौ वर्षों से जल संग्रहण और प्रबंधन अच्छे तरीके से करते आ रहे थे और अलग अलग जगह पे जल संग्रहण का उसके भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जल संग्रहण का तरीका अलग अलग था। अब जो जल संग्रहण तकनीक होती है वो स्थानीय होती है, यानी कि उसके भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होती है। पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से जल संग्रहण करेंगे, पठार के क्षेत्र में जिस तरह से जल का संग्रहण करेंगे, जहाँ पे बहुत पानी है उस जगह पे जल का संग्रहण, और जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है उस तरफ पे जल का संग्रहण, तो सब जगह तरीका क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति और जल की उपलब्धता अलग है। तो जो जल का जो संग्रह का जो तकनीक भी होता है वो भी स्थानीय होता है। ठीक है, तो जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्र का ही होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों का अकुशल प्रबंधन एवं अति दोहन कम होता है अथवा अथवा पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है, तो कोई भी संसाधन है, अगर उसका
नियंत्रण स्थानीय लोगों को मिलता है। तो चूंकि स्थानीय लोग को उस संसाधन से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है, तो स्थानीय लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो इसका लाभ तो उठाएं, लेकिन इस तरह से इसको उसका लाभ उठाएं, लेकिन जो प्रबंधन होता है वो अच्छे तरीके से किया जाता है और उसका अतिदोहन कम करते हैं, ताकि उन्हें लाभ है, ये लाभ कई उनको भी मिलता रहे, उनके आने वाले संतति को भी मिलता रहे। वो इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो स्थानीय निवासी किसी भी जल संरक्षण के नियंत्रण को अगर हम लोग स्थानीय निवासी को देते हैं, तो इसका अकुशल प्रबंधन, यानी कि सही तरीके से जो प्रबंधन नहीं हो रहा है, वो चीज खत्म हो जाती है। यानी कि स्थानीय निवासी को देने से जो होता है जो जल संरक्षण है, संग्रहण है, उसका प्रबंधन सही हो जाता है, इसका दोहन कम जाता है या दोहन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जल संरक्षण करने के लिए एक तरीका है, वो है चेक डैम। क्या होता है? चेक डैम जल संग्रहण के लिए अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर बने कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। ये वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियां या प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो चेक डैम होता है वो क्या करता है, इस तरह से बनाया जाता है कि जो नाली है या जो प्राकृतिक जलमार्ग है वो पूरी तरह से भर जाएगा, तो उसका पानी कहाँ जमा होगा? उसका पानी जमा हो जाएगा इन चेक डैमों में। और जो चेक डैम है, इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है, परंतु जो जल का जो भूमिक स्तर है, जल का जो भूजल स्तर है, उसको सुधारना है। ठीक है, अब जल का भौम जल के रूप में संरक्षण का कई लाभ होता है। यानी कि जल का जो भौम जल है, भूमि के जल के जो भौम स्तर है, सुधारेंगे तो इसका कई लाभ है। पहला लाभ क्या है? यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, परंतु यह आसपास में फैल जाता है। ठीक है, भौम जल जब बनता है तो यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, परंतु आसपास में फैल जाता है और बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। यानी वनस्पति को जो नमी चाहिए, जो जल चाहिए, वो इससे मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इससे क्या फायदा होता है? मच्छरों की जनन की समस्या नहीं होती है। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों, तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो जो भौम जल है वो क्या करता है, वो जो मानव और जंतु के अपशिष्ट से झील और तालाब में जो पानी है, वो रुका रुका ठहर गया, जो पानी वो संदूषित हो गया है, वो उससे सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये सब है भौम जल के फायदे हैं। अब है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो हम लोग का मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, जिसपे हम लोग जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा आश्रित हैं, वो है हमारा कोयला और पेट्रोलियम। औद्योगिक क्रांति के समय हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हर एक जगह एसी है, कूलर है, फ्रिज है, पंखा है। तो क्या हो रहा है कि धीरे 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 जो हमारी जो ऊर्जा की खपत है वो बढ़ती जा रही है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। और जो हम लोग का जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे पंखे की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा पदार्थ है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उसके लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी यह आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है।
आज भी हम अपनी ऊर्जा खपत का 70% हिस्सा कोयला और पेट्रोलियम पे निर्भर है। यानी कि जो हम ऊर्जा खपत करते हैं, उसका जो 70% भाग है, वो हमें कहाँ से मिलता है? कोयला और पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है? अब कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो चूंकि ये समाप्य संसाधन है, ठीक है? ये समाप्य संसाधन, ये समाप्त हो जाएंगे। तो पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त हुए, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः हम चाहे जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी यह स्रोत भविष्य में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो जो कोयला और पेट्रोलियम है, वो जैव मात्रा से के अपघटन से प्राप्त हुआ है। लाखों वर्ष पूर्व जीवों के जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त हुआ है। तो ये सीमित संसाधन है, बहुत ही सीमित संसाधन है। इसका कितना भी हम लोग सावधानी से उपयोग करेंगे, तो ये स्रोत क्या होगा? धीरे-धीरे भविष्य में समाप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सीमित स्रोत है और ऊर्जा की ज़रूरत हमारी बढ़ती जा रही है। और कोयला और पेट्रोलियम यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, इस पे हम लोग अपनी ऊर्जा के 70% ऊर्जा का भाग उपयोग करते हैं। यानी हमारी जो 70% ऊर्जा है, जो ऊर्जा हम लोग उपयोग करते हैं, उसका मुख्य स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। तो ये समाप्त हो जाएगा। अतः तब हमें ऊर्जा की विकल्पित स्रोतों को खोज करने की आवश्यकता होगी। ठीक है? इसलिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन की संरक्षण की जरूरत है। अब चूंकि जीवाश्मी ईंधन का उपयोग का दो नुकसान है। सबसे पहला कि इस पे अगर हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ये तो पहले बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है? बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। इसके अलावा इससे बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं, जैसे कि है वायु प्रदूषण। हमारा क्या है? वायु प्रदूषण होता है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। ठीक है? तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जैव मात्रा से बनता है, जिनमें कार्बन के अलावा क्या-क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है, यानी जब इनका दहन होता है, तो क्या मिलेगा? कार्बन का दहन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर का ऑक्साइड मिलेगा। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है? अब बीमारियां होते हैं इनसे, जो अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की पूरी तरह उपलब्धता नहीं होगी और उसमें जब इन सब जीवाश्मी ईंधन को हम लोग जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि वायु पर्याप्त नहीं है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं। यानी कि जो सल्फर का जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये काफी जहरीली गैसें हैं, जिससे कई प्रकार की श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो पहला तो वायु प्रदूषण होता है, फिर बहुत तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि खांसी, दम्मा या कई फेफड़े की बीमारियां होती है। वैश्विक उष्मन, कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने पर एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि कार्बन के विशाल भंडार है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है? कार्बन का विशाल भंडार है, और यदि इनके संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक उष्मन होने की संभावना है। ठीक है? तो ये वैश्विक उष्मन के लिए, क्योंकि ये क्या है? कार्बन का स्रोत है, और जब ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिले बहुत ज्यादा निकलता है, तो जो वैश्विक उष्मन है, वो क्या होगा? अधिक होगा। तो जीवाश्मी ईंधन एक तो समाप्य संसाधन है, क्योंकि वो बहुत सीमित मात्रा में। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से कई प्रकार की हानि है। ठीक है? तो इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके अगले भाग में हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे।